नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी छत्तीसगढ़ गोहार में। और मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सियासी बवाल मचा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खुद को आदिवासियों का हितैषी करार करने में लगी हुई है। भाजपा आरक्षण को लेकर सड़कों पर उतर आई है। वहीं अब भूपेश सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए आरक्षण को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की पेशकश कर दी है, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी भी दे दी है। 2 दिनों तक चलने वाले इस विशेष सत्र में आरक्षण पर चर्चा की जाएगी। वहीं भाजपा ने विशेष सत्र की अवधि 10 दिन करने की मांग की है। कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष को फाइल मूव किए हैं, वो महामहिम के पास जाएगा और विशेष सत्र आहूत करने के लिए हमने आग्रह किया है। 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र होगा, क्योंकि आरक्षण के बारे में पूरे प्रदेश में लोगों की डिमांड है और सौभाग्य से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है। हम किसी भी प्रकार से संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम नहीं होने देंगे। तो उसी के कारण 2 तारीख को शासकीय रूप से, चाहे वो प्रस्ताव के रूप में आए चाहे विधेयक के रूप में आए, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा, इसी के लिए विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की जानकारी हमें मिली है। हम सत्र का समर्थन करते हैं, लेकिन हमारी यह मांग भी है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 दिनों का बुलाया जाए, जिसमें व्यापक रूप से सारे विषयों पर चर्चा हो। हमारी मांग है कि आदिवासी भाइयों के आरक्षण के मुद्दे पर यह सरकार तत्काल अध्यादेश लाए, ताकि हमारे आदिवासी भाइयों को 32% आरक्षण का लाभ मिल सके। चलिए, तो अब आदिवासी आरक्षण की लड़ाई सत्र पर आ पहुंची है और यहां पर मांग कर दी गई थी विशेष सत्र बुलाने की, और भूपेश सरकार ने कदम और आगे बढ़ते हुए आरक्षण को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की पेशकश कर दी थी। हालांकि इसे राज्यपाल ने मंजूरी भी दे दी है। तो 2 दिनों तक चलने वाले इस विशेष सत्र में आरक्षण को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी। हालांकि भाजपा इस विशेष सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग कर रही है। यहां पर 10 दिन की अवधि करने की यहां पर मांग की जा रही है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, स्टूडियो से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सत्यप्रकाश जी आपका आईएनडी 24 में। इसके साथ ही भाजपा प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसी के साथ ही राजनीतिक विश्लेषज्ञ लखन चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आईएनडी 24 में। सबसे पहले लखन जी, आपके पास में आऊंगी। और यहां पर जो आदिवासी आरक्षण को लेकर लगातार यहां पर मांग उठ रही है, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इसे लेकर अब जो आदिवासी समाज है वो भी सड़कों पर आ गया है। और यहां पर जो आरक्षण बढ़ा हुआ था, कहीं ना कहीं उसे असंवैधानिक यहां पर कोर्ट ने करार दिया था। अब आगे क्या लगता है आपको, क्या किया जा सकता है? देखिए, बहुत आरक्षण जो है बहुत संवेदनशील मुद्दा है मानसा जी, और इसको लेकर अभी जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर घमासान मचा हुआ है। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो आरक्षण का मुद्दा है वो तो आदिवासियों का जो 12% आरक्षण कम हुआ है उसको लेकर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी 103 में जो संविधान संशोधन हुआ है, जिसमें ईडब्ल्यूएस को आरक्षण को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो राय थी वो भी बटी हुई थी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आरक्षण एक इतना बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो न्यायालय के जो जज है वो भी एक राय नहीं है। मतलब ये इस विषय की जो संवेदनशीलता है और जो है इसकी गहराई है, उसको आप समझ सकती हैं कि ये मामला कितना पेचीदा है और कितना बड़ा जो है मुद्दा है, जो देश के लोगों को सीधा इस समय जो है उद्वेलित कर रहा है। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में देखिए हाई कोर्ट ने 2012 के निर्णय को पलट दिया और आदिवासियों का आरक्षण 12% कम हो गया।
इसको लेकर अभी दोनों दल जो है वहां की स्थिति में है। और चूंकि अभी तत्काल में भानु प्रतापपुर का जो है उपचुनाव है, इसको लेकर भी चिंताएं हैं दोनों पार्टियों की, जिसमें जो है ये एक बड़ा मुद्दा भाजपा बनाएगी और कांग्रेस को इसके लिए जो है तैयार होना पड़ेगा कि कांग्रेस इससे किस तरह निपटेगी। बहरहाल मुझे लगता है कि ये जो हाई कोर्ट का निर्णय है, इसमें कांग्रेस का कोई दोष नजर नहीं आता। भले ही भाजपा आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस इसमें किस तरह से दोषी है? भाई, इसको तो हाई कोर्ट ने पलटा है और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर जो है इस मामले के निराकरण के लिए पहल की थी। ये अलग बात है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है और इसको जो है अभी जो है टाल दिया गया है। तो बहरहाल ये मामला इतना बड़ा संवेदनशील मामला है कि आने वाले चुनाव में, और देखिए एक चीज और महत्वपूर्ण बात, कि यदि ये मामला नहीं सुलझता है, इसी तरह रहता है, तो आने वाले समय में इसका सबसे बड़ा नुकसान तो कांग्रेस को ही होगा। क्योंकि बस्तर में एक छत्र जो है कांग्रेस को पूरी सीटें 12 सीटें हासिल हुई थी। पूरा बस्तर जो है आदिवासी बेल्ट है। इसी तरह से सरगुजा का जो बेल्ट है वो आदिवासी बेल्ट है, वहां पर भी मैक्सिमम सीटें कांग्रेस के हाथ में गई थी। तो यदि ये मुद्दा नहीं सुलझता है तो नुकसान तो कांग्रेस को ही होना है। और देखना ये महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में अभी 1 और 2 दिसंबर को जो विशेष सत्र है, उस सत्र में इस पर क्या निर्णय होता है, सरकार क्या राजकीय प्रस्ताव लाती है, और उस राष्ट्रीय प्रस्ताव को जो है मुहर तो लग जाएगी, हो सकता है विधानसभा में, क्योंकि दोनों दल सहमत हैं। इस विशेष सत्र का भाजपा ने भी स्वागत किया है, भाजपा के जो है चंदेल जी ने स्वागत किया है। तो हो सकता है कि राजकीय प्रस्ताव पर निर्णय मुहर भी लग जाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि क्या इसको कोर्ट मानेगी, क्योंकि ये मामला, सारा मामला जो है कोर्ट पर जो है निर्भर है। तो ये पेचीदा मामला है और इस पर अभी क्या होगा ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, ठीक है, चलिए। और अब उमेश जी आपके पास में आऊंगी। किस तरीके से यहाँ पर अगर बात की जाए तो अब इस मुद्दे को, हालांकि बीजेपी और कांग्रेस अब दोनों ही पार्टी जो हैं इस मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं, और आप दोनों ही, कांग्रेस और बीजेपी पार्टी, अपने आप को आदिवासी हितैषी सरकार बता रहे हैं। अब आपका क्या कहना है? क्योंकि जब रमन सरकार थी तो यहाँ पर आरक्षण बढ़ा था, और अब एक बार फिर से यहाँ पर आरक्षण को लेकर मुद्दा फिर से गर्मा गया है। देखिए, सीधे तौर पे जिस प्रकार से आज सरकार ने निर्णय किया है और विशेष सत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन बड़ी देर कर दी जनाब, आते आते लेकिन दुरुस्त आए। इससे पूर्व में ही जब इस प्रदेश से आदिवासी भाइयों का हक छीना गया था, उस वक्त ही भारतीय जनता पार्टी ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। तब सरकार में बैठे हुए लोगों ने, सरकार के मंत्रियों ने क्वांटिफाइड डाटा को लेकर के बहाना बताते हुए इस विषय को टाल दिया था। और उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में मुखरता से जो इस प्रदेश के आदिवासी भाइयों का हक छीनने का जो प्रयास किया गया है, उनके हक पर डाका डाला गया है, उसको लेकर के पूरे प्रदेश में जो विरोध प्रदर्शन किया, लगातार हमने चक्का जाम किया, और उसका परिणाम आज निकल करके आया कि आज सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर के इस विषय को गंभीरता से लिया। इस विषय पर हम चर्चा की ओर अग्रसर हैं। हमारी तो मांग है सरकार से कि इस विशेष सत्र में अध्यादेश लाए और आदिवासी भाइयों के हित में निर्णय करे। लेकिन बड़ा दुख होता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2012 के अंदर में ऐतिहासिक निर्णय करती है और 20% से आरक्षण को बढ़ा करके 32% आदिवासी भाइयों को देने का काम करती है, और ना सिर्फ उसको देती है बल्कि 6 वर्षों तक लगातार कानूनी लड़ाई को मजबूती से लड़ते हुए उस कानून का यथावत पालन करते हुए लगातार 18 तक उसको यथावत रखते हुए आदिवासी भाइयों को उनका अधिकार, उनका हक दिलाने का काम करती है। लेकिन बीते 4 वर्षों के अंदर में इस प्रदेश के अंदर में ऐसा क्या हो जाता है कि इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार आदिवासी भाइयों का हक, उनका अधिकार की लड़ाई को मजबूती से नहीं रख पाती है, और अंततः उसका परिणाम यह निकल करके आता है कि उनके अधिकार में 12% की कटौती हो जाती है। इसको भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, और सदन से लेकर के सड़क तक की जो हमारी लड़ाई जो जारी है वो आगे भी जारी रहेगी, और आदिवासी भाइयों को उनका हक इस सरकार को देना पड़ेगा।
रखिएगा। अभी लखन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आगे भानु प्रताप पुत्र का उपचुनाव भी होना है, और जिस प्रकार से इस सरकार ने पहले विशेष सत्र जो विपक्ष मांग की थी इस गंभीर विषय को लेकर के कि आप विशेष सत्र बुलाइए, उसको टाल मटोल कर दिया गया। लेकिन अब जिस प्रकार से सरकार अग्रसर हो रही है तो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने का प्रयास तो सरकार कर रहा ही है। अब विपक्ष के दबाव में और कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति के दबाव में ये सरकार विशेष सत्र बुला रही है। हम इसका स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक विधायक इस विशेष सत्र में आदिवासी भाइयों के अधिकार के विषय को लेकर के मजबूती से अपना पक्ष वहां पर रखेगा। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए तो रमन सरकार के समय में 50 से 58% के तकरीबन आरक्षण की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार दे दिया था और अब कहीं ना कहीं जो यहाँ पर आरक्षण घट गया है, अब इसे किस तरीके से भुनाएंगे? क्योंकि अभी 23 में चुनाव भी होने हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर वोट बैंक की बात की जाए तो आदिवासी वोट बैंक से दोनों ही पार्टियों को नुकसान हो सकता है अगर उनके पक्ष में आरक्षण को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ तो। जी लखन जी, उमेश जी, आदिवासी भाइयों का विषय हो, अन्य समाज का विषय हो, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास से आगे बढ़ने वाली पार्टी है। किसी जाति विशेष को, किसी समाज विशेष को और विशेष रूप से आदिवासी भाइयों बहनों को हम वोट बैंक नहीं समझते। वोट बैंक के रूप में हमने कभी कोई निर्णय नहीं लिया। 2012 के अंदर में जब हमने 20 से बढ़ा करके 32% को उस आरक्षण का निर्णय लिया, उस वक्त कहीं कोई चुनाव नहीं थे, उस वक्त कहीं कोई ऐसा नहीं था कि हमको चुनावी लाभ लेना है। जो अधिकार है आदिवासी भाइयों का, जो हक है आदिवासी भाइयों का, उसको हमने देने का प्रयास किया और लगातार हम उसमें सफल रहे। और केवल ये 32% आरक्षण का विषय नहीं है, हमने तो एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया था और बड़ा दुख है कि वह निर्णय भी आज कांग्रेस की सरकार आने के बाद चौपट हो गया है। आदिवासी भाइयों का, वनवासी भाइयों का जो हक इन्होंने मारा है, जो 2012 के अंदर में जो हमने विशेष आरक्षण उन अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर में जहां पर तृतीय वर्ग और चतुर्वर्ग के रूप में उन वनवासी बंधुओं को हम विशेष आरक्षण भी दिया करते थे, बहुत दुख का विषय है कि उस आरक्षण पर भी इस कांग्रेस की सरकार ने ढुलमुल रवैया अपनाया और वह आरक्षण भी आज छीना जा चुका है। तो सीधे तौर पे है कि कांग्रेस आदिवासी भाइयों का विषय हो, ओबीसी का विषय हो, एसटी का विषय हो, एससी का विषय हो, ये केवल राजनीतिक चश्मे से उनको देखने का काम करते हैं, वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके हित में निर्णय करती है, उनके विकास को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय करती है और उसका फर्क साफ है कि हम 12 से लेकर 18 तक मजबूती से उसकी लड़ाई को लड़ते रहे, हर तथ्य वहां पर रखते रहे और लगातार 6 वर्षों तक यथावत उस आरक्षण को बरकरार रखा और 4 वर्षों के अंदर ही कांग्रेस यहां पर मजबूती से पक्ष रखने में विफल रही। अब ये बोल रहे हैं कि कमेटी बनाएंगे, कमेटी बना करके दूसरे राज्यों के अंदर में अध्ययन करने जाएंगे। तो सीधे तौर पे आप इस बात का जवाब दीजिए, जब न्यायालय में कार्रवाई चल रही थी, आपको जवाब देना था, तथ्यों की जानकारी आपको चाहिए थी, तब आपने अध्ययन क्यों नहीं किया? अध्ययन करके तथ्यों को मजबूती से आदिवासियों के हित में क्यों नहीं रखा? अब आज यहां पर आप ढकोसला कर रहे हैं। चलिए ठीक है, यहीं पर उमेश जी रोकना, यहीं पर आपको रोकना चाहूंगी और आपकी इस बात का जवाब ले लेते हैं। उमेश जी रोकना चाहूंगी और आपकी इसी बात का जवाब ले लेते हैं। सत्यप्रकाश जी आपके पास आती हूँ। यहाँ पर ये कोर्ट में मजबूती से फैसला नहीं रखा है, ये भाजपा लगातार आरोप लगाती आ रही है और अब जिस तरीके से यहाँ पर आदिवासी वर्ग भी सड़कों पर उतरा हुआ है, प्रदर्शन कर रहा है, आज भी प्रदर्शन किया है और इसके साथ ही बीजेपी एसटी मोर्चा भी लगातार यहाँ पर आदिवासियों के आरक्षण मांग को लेकर उनका साथ देता हुआ नजर आ रहा है और ये इस मुद्दे को उठा रहा है साफ तौर पर। जी पहले तो मैं बोलूंगा बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उमेश जी बहुत अच्छा बोलते हैं, उसके लिए उनको मैं साधुवाद देता हूं। मगर मैं सबसे पहले बोलूंगा बीजेपी आदिवासी को इन्होंने क्या हित किया ये मेरे को एक बता दे। एक कोई हित कुछ इन्होंने आदिवासियों के लिए किया हो पिछले 15 साल में वो कर दिया था साहब। वो 20 से 32 जो था वो चुनावी खेल था, वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी खेल था। वो 2011 में इन्होंने लागू किया उसको कानून को, आरक्षण को। 2012 में कोर्ट में मैटर गया, 2018 तक इनकी सरकार थी और यही था कि आदिवासी समझ चुके थे जिनके कारण इनकी दुर्गति हुई, 14 पे सिमट के रह गए। इनको 2012 से लेके 18 तक 6 साल का समय मिलता है और ये क्या करते? कोर्ट खेलते सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं किया। पहला। दूसरा बात है, हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने भाजपा से 5 सवाल पूछे थे। मैं उनमें से 1-2 सवाल जरूर पूछना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि ये उनका जवाब दे। पहला कि तत्कालीन गृह मंत्री अंकिराम कंवर जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी
दूसरा तत्कालीन मुख्य सचिव जी की कमेटी के अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी थी। उन दोनों की सिफारिशों को क्यों नहीं कोर्ट में पेश किया गया? क्योंकि कोर्ट ने जो फैसला दिया, अगर आप फैसले की कॉपी देखें तो उसमें एक लिखा हुआ एक लाइन कि कागजी कार्रवाई इसमें कमी है, मतलब कि जो क्यों आपने 58% दिया उसके सपोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। पहले बात ये। दूसरा कि इन्होंने अगर उसको बढ़ाया 30 से 32 तो अनुसूचित जाति का उन्होंने 16 से 12 क्यों किया? अगर वो वैसे ही छोड़ देते और 58 के बजाय 62% कर देते तो ये कोर्ट में जाते नहीं मैटर, और ना वहां जाता ना ये कानून अभी जस का तस रहता। तो हम तो आदिवासियों के लिए हमेशा खड़े हैं। आप 1947 से बात करें, हमारी सरकारें जब रही है केंद्र में भी, हमने हर वर्ग के लिए आरक्षण के लिए काम किया। भाजपा का तो पूरा आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इनके आरएसएस के जो सर्वा है मोहन भागवत, वो तो खुलेआम बोल चुके हैं कि आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, पहला। दूसरा बात है कि भाजपा तो चाहती नहीं आरक्षण हो, क्योंकि मेक इन इंडिया जो भाजपा बोल के आई थी केंद्र में, आज सेल इन इंडिया कर रही है। चाहे वो LIC हो, एयर इंडिया हो, सब बेच रही है। ये चाहते कि सब बेच दो, सब प्राइवेटाइजेशन हो, नौकरी ही नहीं रहेगी तो आरक्षण तो रहेगा नहीं। तो घुमा फिरा के चाहते कि आरक्षण खत्म हो जाए। पहला बात तो यही है। दूसरा है कि हम इसके तरफ बढ़ रहे हैं, विधानसभा का विशेष सत्र बुला के लेके आ रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष का जो बयान है वो साफ दर्शाता है कि आदिवासियों के खिलाफ है। वो विशेष सत्र हम बुला रहे हैं और वो शीतकालीन सत्र की बात कर रहे हैं। अभी आप इसके लिए बोलिए ना कि हम विशेष सत्र लेके आ रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि आदिवासियों के लिए कितना समर्थन कर रहे हैं और आदिवासियों कितना सोच रखते हैं। तो हम तो विशेष सत्र लेके आ रहे हैं। हम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए। सुप्रीम कोर्ट में हमने 3 अच्छे वकीलों की खड़ा किए थे वो लड़ने के लिए, इस मैटर के लिए, ताकि वो अच्छे से पेश कर सके। अगर तत्कालीन रमन सिंह सरकार उस समय वो सब जो थे कमेटी की सिफारिशें अगर वो कोर्ट में प्रस्तुत कर देते तो ये ना 58 वाला मैटर खत्म होता, ना ये कानून उसके खिलाफ कोई जाता याचिका लगाने। और हमने कोर्ट से ये समय भी मांगा था कि हमको फिर से एक समय दिया जाए, फिर से कागजी सबमिट करने के लिए। कोर्ट की भी एक कार्रवाई होती है, एक नियम है। तो कोर्ट ने हमको मना कर दिया कि नहीं, आप जब समय दिया गया था वो जो कागज जो प्रस्तुत हुए हैं उसी के आधार पर हम फैसला करेंगे। तो ये सब कुछ दर्शाता है कि भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए उसको खड़ा किया 2012 में, 2011 में, ताकि बस वोट की राजनीति कर सके। और उसके बाद उनको पता है कि कोर्ट में ये याचिका जाएगी, वहां पर रद्द हो जाएगी, और उनको वो ये आभास पहले से हो गया था कि हमारी सरकार जाने वाली है, तो सारा कुछ ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ दिया जाएगा। हाँ, तो ये सोच क्या है आदिवासी को लेकर, आदिवासी सब जाते हैं। और आने वाला भावी चुनाव की मैं बात करता हूँ, वो सेमीफाइनल है, राज्य सरकार का सेमीफाइनल है, वो आपको दिखा देगा आदिवासी क्या कर रहा है। बीजेपी तो ये आरोप लगा रही है कि मजबूती के साथ जो कागजात मांगे गए थे वो कांग्रेस ने नहीं दिए, इसीलिए आदिवासियों पर ये समस्या जो है वो आई है। हमसे जो कागजी मांगे गए हमने प्रस्तुत किए। हमने तो उल्टा समय मांगा माननीय उच्च न्यायालय से कि हमको और कागजी देने हैं, मगर हमको समय नहीं दिया, क्योंकि वो एक कानून की प्रक्रिया होती है, एक समय होता है कागजी जमा करने का, जो निकल चुका था। तत्कालीन रमन सरकार में वो सब कागजी जमा होनी चाहिए थी। ननकी राम कंवर जी की रिपोर्ट हो या मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली रिपोर्ट हो, वो सब तो उस समय जवाब नहीं दिए। तो उसकी वजह से ये सब हुआ। हमारा तो कोई उसमें मैटर ही नहीं था। हम तो बाद में सरकार में आए, और जो हम हमेशा आदिवासी के लिए खड़े हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं। और हमारा हम ये प्रतिबद्ध है एकदम कि जिनको जितना आरक्षण मिलना चाहिए उतना हम दिला के रहेंगे। ठीक है, ये विधानसभा सत्र अभी आ रहा है, वो आपको आने वाले समय में सब दिख जाएगा कि आदिवासी के सपोर्ट में कौन है, उनके समर्थन में कौन खड़ा है। बीजेपी के द्वारा जो सत्र यहाँ पर विशेष सत्र की बात की गई है, 10 दिन के अवधि बढ़ाने के लिए कही जा रही है, और 10 दिन में ऐसे कौन से मुद्दे यहाँ पर आप लोगों के द्वारा रखे जाएंगे? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, अभी आपके लोकप्रिय चैनल पे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का बयान मैंने बड़ी गंभीरता से सुना है। उन्होंने विशेष सत्र का स्वागत किया है, और जो शीतकालीन सत्र होना है दिसंबर में, अमूमन हर साल होता है, उस सत्र को 10 दिन करने की मांग की गई है, ताकि आरक्षण का विषय है और आरक्षण की तरह ही और ही तमाम मुद्दे हैं। इस आरक्षण के चलते युवा जो प्रभावित हुए, जो रोजगार बाधित हुआ, ऐसे अनेक विषय तो मैं बोल रहा हूं, अभी जो विशेष सत्र को लेकर उसके बारे में आप बोले। शीतकालीन सत्र की तो अभी सरकार ने बोला नहीं है। अरे सुन लीजिए, कितने दिन का शीतकालीन सत्र होगा, उसका तो लेके नहीं आ रहे अभी। सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए। शीतकालीन सत्र की मांग की है, बाइट एक बार आप रिमाइंड सुनेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। अभी हम पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं इन्होंने तमाम तरह के विषय और तथ्यों को लेकर के, उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। सबसे पहली बात, इन्होंने कहा कि 2012 में न्यायालय में गए और आदिवासी हितैषी कौन है और आदिवासियों का अहित कौन चाहता है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, बड़े प्रखर वक्ता है कांग्रेस की,
जब भारतीय जनता पार्टी ने 2012 में इस विषय को लेकर के ध्वज लाया, निर्णय लिया 1994 में संशोधन करते हुए, तब उसकी पीड़ा सबसे पहले किसको हुई? कांग्रेस को इसकी पीड़ा हुई। और आप शायद परिचित हो गए। अरे सुनिए ना सर, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। पद्मा मनहर जी कौन है? अरे पद्मा मनहर जी कौन है? कांग्रेस की विधायक रही है तत्काल। और इस निर्णय के विरुद्ध में कांग्रेस की विधायक अगर न्यायालय में जाती है तो अब आप बताइए कि कांग्रेस आदिवासियों की विरोधी है या फिर भारतीय जनता पार्टी? इससे स्पष्ट हो जाता है। और उन्हीं की वजह से बाद में सबसे ज्यादा आरक्षण किसने दिया? तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ऐसा नहीं होगा। आपके समय में इंटरप्ट नहीं किया। अब आप सुनने का साहस रखिए। अगर आप गलत बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा। और दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 3 महीने के अंदर में निर्णय को आगे बढ़ाने और दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार हाथ पर हाथ धरी बैठे रहे। आप 6 साल क्या किए बता दीजिए। सुन लीजिए ना, हमने तो दिया, हमने यथावत रखा 6 साल। वो कमेटी की रिपोर्ट हमने यथावत रखा 6 साल। कमेटी की रिपोर्ट आपने 4 साल क्या करते रहे? दोनों कमेटियों की 4 रिपोर्ट सालों में आपने पेश किया। तथ्य क्यों नहीं रखा? जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 हमने महीने समय मांगा, कोर्ट में जब कागज तो आप तारीख सबमिट पे करना तारीख था, तब लेते आप हैं। आप तारीख पर तारीख आपसे लेते ये हैं। जानना चाहूंगी, यहाँ पर कांग्रेस तो ये कह रही है कि जो कागजात आपसे कोर्ट ने मांगे थे आप नहीं दिए हैं। पास जवाब है नहीं। ये आदिवासियों की बात करते हैं। ओबीसी आरक्षण में भी इसी प्रकार से ये जिन लोगों को वहां पर याचिका लगवाते हैं उनको दूसरी तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इनका चेहरा तो बेनकाब हो चुका है जनता के बीच में। अब आपका जो काला चेहरा है, क्या हाल हुआ वो काला चेहरा। अरे ठीक है ना, हम 14 में, अरे साहब हम 14 में हैं। अगर आगे हम 0 हो जाए। चलिए ठीक है, रोकना चाहूंगी आपको उमेश जी, सत्य प्रकाश जी, रोकना चाहूंगी। लखन जी, मैं आपके पास आऊंगी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर सत्ता में नहीं है, आपको रोकना चाहूंगी। सत्य प्रकाश जी, उमेश जी आप रुक जाइए, वापस आएंगे, रुक जाइए। सत्य प्रकाश जी, तो आपको आदिवासी याद आ गए। उमेश जी, ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी। लखन जी आपसे जानना चाहूंगी, प्लीज आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ, आप रुक जाइए। उमेश जी आप रुक जाइए, रोकना चाहूंगी। उमेश जी रोकना चाहूंगी। मुद्दे पर बातचीत नहीं हो पाएगी अगर इस तरीके से बात करेंगे। क्यों छीना? हम कहाँ कम कर रहे हैं? तो कर दिया आपने। जो विशेष आरक्षण था उसको क्यों छीना? आप बता दीजिए। सत्य प्रकाश जी आप रुक जाइए। चलिए आपसे ही मैं पूछ लेती हूँ कि अब क्योंकि सत्ता में आपकी सरकार है, अब आगे क्या करेंगे आप आदिवासियों के लिए? जिस तरीके से कोर्ट का ये निर्णय आया था, उनके हित में क्या फैसला ले सकती है सरकार? मैंने जो सवाल किया उसी का जवाब दे दें। ये बहुत बोल रहे थे बीच में, जवाब दे देना। क्यों छीन लिया अनुसूचित क्षेत्र के? विधानसभा विशेष सत्र लेके आ रहे हैं। तृतीय वर्ग चतुर्थ का आरक्षण क्यों छीना? विशेष आरक्षण बड़े आदिवासियों के हितैषी बनते हो। आपने डाका डाल दिया उनके अधिकारों के ऊपर। आपने डाका डाल दिया उनके अधिकारों के ऊपर। आरक्षण छीना है। सुन लीजिए झूठ हम लोग विधानसभा विशेष सत्र लेके आ रहे हैं। विशेष सत्र लेके आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक हम गए हैं। हमने 3 बड़े बड़े वकील वहां खड़ा किए हैं इस संबंध के लिए, क्योंकि हम हर वर्ग के लिए हम समर्थित है, हम हर वर्ग के लिए प्रतिबद्ध है। जिनको आरक्षण मिलना चाहिए वो सबको हम आरक्षण दिला के रहेंगे। आदिवासी को 32% आरक्षण मिलना है तो उनको हम दिलवा के रहेंगे, और 12 से 16 वापिस हम करवा के रहेंगे। जितना जिसको आरक्षण मिलना चाहिए वो सब आरक्षण हम दिलवा करेंगे। और ये मामला आप सुप्रीम कोर्ट में हम ही लेके गए हैं। उमेश जी आप हाई कोर्ट में भी रह गए थे, आप सुप्रीम कोर्ट में दिया 6 साल तक से दे देते तो ये सब होता गर्व है। ठीक है, आप सत्य प्रकाश जी अब आप, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। उमेश जी आपके पास वापस लौटूंगी। लखन जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब दोनों ही जो पार्टियां हैं वो आदिवासी हितैषी अपने आप को बता रही हैं, और क्योंकि चुनाव है 2023 तो बहुत बड़ा मुद्दा होता है यहाँ पर, जिस तरीके से आरक्षण की बात यहाँ पर करें। अब आगे अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष जो है यहाँ पर एक ही उनके पास अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो रास्ता बचा हुआ है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए अभी 2 दिन का जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें हो सकता है कि पूरी संभावना है जिसकी शासकीय संकल्प पत्र लाया जाएगा, और जो है आदिवासियों को 27% आरक्षण देने का संकल्प पारित करके जो है इस मुद्दे को समाधान के लिए दोनों दल जो है चाहते हैं, और इसमें भाजपा का भी समर्थन रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस चीज को कोर्ट मानेगी या नहीं मानेगी, क्योंकि हाई कोर्ट की बात को पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया है।
तो बहरहाल जो है ये मामला कोर्ट के ऊपर ही निर्भर है कि बिल्कुल 2 दिन बिल्कुल के लखन जी, रोकना चाहूंगी क्योंकि अब कोर्ट के ऊपर अब ये मामला आगे बढ़ता है और किस तरीके से सत्ता पक्ष जो सत्ता में सरकार जो है कांग्रेस सरकार किस तरीके से अपने जो मुद्दे हैं वो सामने रखती है और कोर्ट को विश्वास मत में लेती है, ये देखना होगा। बहरहाल क्योंकि समय की बहुत ज्यादा कमी है इसलिए इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से यहाँ पर दोनों ही पार्टियां बीजेपी हो या कांग्रेस अपने आप को आदिवासी हितैषी बताने में लगी हुई है और अब आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाने को लेकर यहाँ पर जोर दिया गया, जिसे 1 और 2 दिसंबर को जो सत्र है वो यहाँ पर रखा जाएगा और देखना होगा अब इसमें भाजपा या कांग्रेस किस तरीके से इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। बहरहाल आज के इस मुद्दे को यहीं पर विराम देंगे और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND 24।